अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बच्चों, इससे पहले कि मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सिखाऊं, सबसे पहले हमें ये सीख लेना चाहिए कि बेसिकली ग्रीन हाउस होता क्या है, दिखता कैसा है और ये काम किस तरह से करता है। स्टूडेंट, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसे बेसिकली हम किसका नाम देते हैं? ग्रीन हाउस का नाम देते हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस है बच्चों, ये आपको मोस्टली देहात के अंदर या फिर ऐसी जगहों पर देखने को मिलेगा जहाँ के इलाके बहुत सर्द होते हैं। अब सर्द इलाकों के अंदर फसलें उगाना थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, मुश्किल होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ग्रीन हाउस बनाते हैं। अब जो ग्रीन हाउस है बेसिकली बच्चों, आपके पास ये इस तरह का हाउस होता है, इस तरह का घर होता है, जिसके अंदर आपके पास पौधे उगाए जाते हैं। और इसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो बाहर की निस्बत क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। अब वो ज्यादा टेम्परेचर किस तरह से होता है, वो आज के लेसन के अंदर हमने क्या करना है बच्चों, सीखना है। तो सबसे पहले हम ग्रीन हाउस को सीखते हैं, फिर हम सीखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को, और फिर हम सीखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों, आपने मेरे साथ बने रहना है और एक एक टॉपिक को आपने क्लियरली सुनना है। इसके अंदर से आपके पास बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात जो बच्चों आप लोगों ने सीखनी है वो ये है कि जो आपका ये जो सूरज मियाँ है ना, ये आपकी तरफ दो तरह के रेडिएशंस को भेजता है। एक आपके पास होती है बच्चों, ये देखें, एक आपके पास होती है शॉर्ट वेवलेंथ, जिसे आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं। दूसरी तरफ बच्चों आपके पास होती है लॉन्ग वेवलेंथ, जिनको आप क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन, या फिर इनको क्या नाम दिया जाता है बच्चों, इंफ्रारेड रेडिएशन का नाम दिया जाता है। आपने इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यूज आ सकता है कि छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशन कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट है, और बड़ी वेवलेंथ वाली रेडिएशन कौन सी है बच्चों, थर्मल रेडिएशन है, या फिर उन्हें किसका नाम देते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का नाम देते हैं। आपने दो बातें याद रखनी है और एमसीक्यूज के लिए भी याद करनी है। अब आए हम अपने ग्रीन हाउस को डिस्कस करते हैं। बच्चों, आपके सामने ये जो ग्रीन हाउस बना हुआ है, इसकी ये जो दीवारें और छत बनी हुई है, ये किस मटेरियल से बनी है? ये बेसिकली आपके पास बनी हुई है ग्लास और प्लास्टिक की, ठीक है, ग्लास और प्लास्टिक की। अब हमने इसको ग्लास और प्लास्टिक का ही क्यों बनाया है बच्चों? हमने इसे ग्लास और प्लास्टिक का इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो ग्लास और प्लास्टिक होगा ना, ये अपने अंदर से छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशन को गुजरने देगा, जबकि बड़ी वेवलेंथ वाली रेडिएशन को गुजरने नहीं देगा। यानी ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को गुजरने देता है, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन को गुजरने नहीं देता। इसका हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है बच्चों। देखें, जब सूरज से आने वाली जो हीट एनर्जी है, वो इस ग्रीन हाउस के अंदर मौजूद सब्जियों को क्या करेगी, गर्म करेगी, या ये कह लें कि इन पौधों को क्या करेगी, हीट अप करेगी। तो ये पौधे क्या करते हैं, पौधे बच्चों ये क्या करते हैं, हरारत को जज़ब करने के बाद हरारत खारिज भी करते हैं। और ये जो हरारत खारिज करते हैं वो बेसिकली किस शक्ल में होती है, लॉन्ग वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेडिएशन की शक्ल में होती है, ठीक है। अब ये यहाँ से खारिज हुई, ये क्या करती हैं, खारिज होके इस ग्लास या प्लास्टिक की सरफेस की तरफ जाती हैं। लेकिन अभी हमने बात की कि ग्लास और प्लास्टिक की ये जो सरफेस है ना, ये इनको बाहर निकलने नहीं देती। ये इनको क्या कर देती है, दोबारा से अंदर की तरफ क्या कर देती है बच्चों, रिफ्लेक्ट कर देती है। ये बाहर जाने नहीं देती, ठीक है। ये दोबारा से आएंगे, यही पौधे दोबारा से इसको क्या कर लेंगे, जज़ब कर लेंगे, जिससे अंदर का जो माहौल है बच्चों वो क्या रहता है, गर्म रहता है। लेकिन बाहर का क्या, अगर ठंडा भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास अंदर का माहौल क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो देखें, आपकी बुक ने इस टॉपिक को नाम ही इस तरह से दिया है, टेम्परेचर रेगुलेशन इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के अंदर जो है वो टेम्परेचर किस तरह से बरकरार रखा जाता है। फिर जो बोर्ड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ना बच्चों, वो ये हो सकता है कि हाउ इज द टेम्परेचर कंट्रोल्ड इनसाइड अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका देखिए, मैंने आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको ग्रीन पेन से लिखा हुआ आंसर नजर आ रहा है। आपने सेम टू सेम यही आंसर बच्चों क्या करना है, कॉपी करना है। तो देखिए बच्चों, आप क्या आंसर लिखेंगे, ग्लास और प्लास्टिक अलाउज शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन टू पास थ्रू बट ब्लॉक लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। ग्लास और प्लास्टिक क्या करती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन को अपने अंदर से गुजरने देती हैं, ये वाला मटेरियल, ठीक है, अपने अंदर से शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन को गुजरने देता है। लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशन को ना तो ये अंदर की तरफ आने देता है और ना ही ये क्या करने देता है बच्चों, बाहर जाने देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, the sun rays warm the objects inside the greenhouse and these objects emit long wavelength radiation which are reflected back by glass और plastic। इससे क्या होता है कि आपके पास ये जो सूरज की जो हरारत है, ठीक है, वो क्या करती है, ग्रीन हाउस के अंदर तो आ जाती है, ठीक है, जिससे आके वो अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स को गर्म कर देती है, ठीक है। लेकिन ये जो गर्म हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को खारिज करते हैं, जो कि अंदर ही फंसी रह जाती हैं।
जिससे अंदर का जो टेम्परेचर है बच्चों वो क्या करता है, बरकरार रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। और हमें यही चाहिए होता है कि भाई अंदर का टेम्परेचर क्या रहे, ज्यादा रहे, किससे, बाहर वाले टेम्परेचर से। बच्चों यही जो सिमिलर फिनोमेना ना, ये आपकी जमीन कर रही होती है। आपकी जमीन भी एक ग्रीन हाउस की तरह ही काम करती है। अब ग्रीन हाउस में हमने देखा कि हमारे पास इसके गिर्द जो दीवारें और छतें बनी हुई थी वो किसकी बनी हुई थी, ग्लास और प्लास्टिक की बनी हुई थी। लेकिन मुझे जमीन में के गिर्द ग्लास और प्लास्टिक नहीं है, बल्कि इसके गिर्द जमीन का हवा का एक गिलाफ है, जिसको आप किसका नाम देते हैं, एटमोस्फेयर का नाम देते हैं। वैसे एक लम्हे के लिए सोचें कि क्या हो कि अगर आपकी जमीन के गिर्द ये एटमोस्फेयर मौजूद ना हो। तो बच्चों ये आपने याद रखना है कि अगर आपकी जमीन के गिर्द एटमोस्फेयर मौजूद ही ना होगा तो आपकी जमीन का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी जमीन के ऊपर, इतनी ठंड कि जमीन जो है वो जिंदगी मुमकिन नहीं बना पाएगी, ठीक है। यहाँ पर कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे जो जमीन है इसके गिर्द क्या किया है, एक एटमोस्फेयर बनाया हुआ है, ठीक है, जो हवा के गिलाफ के तौर पर काम करता है। ये एक तरह का आपके पास क्या है, ग्रीन हाउस है, ठीक है, एक तरह का क्या है आपके पास है, ग्रीन हाउस है। अब हमने यही समझना है कि ये जो जमीन है इसका ग्रीन हाउस किस तरह से बच्चों काम करता है। तो देखिए आपके पास हवा का ये जो गिलाफ है ना, ये अपने अंदर ग्रीन हाउस गैसेज रखते हैं। वो कौन सी गैसेज हैं, वो आपके पास मेनली आपकी बुक ने दो डिस्कस की हुई है, लेकिन होती दो से ज्यादा है। वो आपकी बुक ने जो डिस्कस की है बच्चों ग्रीन हाउस गैसेज, वो कौन कौन सी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस आपकी बुक में बच्चों जो डिस्कस किए हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ठीक है। अब देखें सूरज की तरफ से आने वाली जो रेडिएशन हैं, ठीक है, वो यहाँ से गुजर के आगे की तरफ आती हैं। आपकी जमीन क्या करती है, उस रेडिएशन का कुछ हिस्सा जज़ब करती है, ठीक है, और कुछ हिस्सा क्या करती है, वापस से खला के अंदर खारिज कर देती है। अब ये खारिज हुआ कुछ हिस्सा खला में क्या करता है, वापस चला जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सा क्या करती है बच्चों, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ पड़ी हुई है आपके एटमोस्फेयर के अंदर, ठीक है, ये क्या करती हैं, उस हरारत का कुछ हिस्सा जज़ब कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हरारत आपके पास बाहर निकल के जा रही है ना, ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड रेडिएशन है, ठीक है, जिसको ये जो गैसेज है ना एटमोस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेज, ये जज़ब कर लेती है, ये बाहर जाने नहीं देती। जैसे ग्लास और प्लास्टिक नहीं ना जाने दे रहा था, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन को, इसी तरीके से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के जो वेपर्स हैं, ये भी अपने अंदर से जो रेडिएशन है ये गुजरने नहीं देते, ये उसको जज़ब कर लेते हैं और वापस से हर सिमत में क्या कर देते हैं, उसको इमिट कर देते हैं, ठीक है, हर तरफ भेज देते हैं और कुछ हिस्सा जमीन की तरफ वापस आ जाते हैं, जिससे जमीन का बच्चों टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, बरकरार रहता है। आपकी जमीन के ऊपर जो जिंदगी बरकरार है, ठीक है, वो इस ग्रीन हाउस अफेक्ट की वजह से। तो देखिए आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, द ग्रीन हाउस अफेक्ट is the process by which the earth atmosphere traps some of the sun heat, maintaining a temperature of suitable for life. ग्रीन हाउस इफेक्ट बच्चों आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आपकी जमीन का जो एटमोस्फेयर है वो सूरज की हीट को अपने अंदर क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, ठीक है, जिससे जमीन का बच्चों एक टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, जो इसके ऊपर जिंदगी को क्या बनाता है, मुमकिन बनाता है। चलें अब हम एक मजेदार इशू की तरफ चलते हैं। वो इशू क्या है बच्चों, वो है ग्लोबल वार्मिंग का। देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि ये आपके पास क्या करती हैं, हीट को, सूरज की तरफ से आने वाली हीट को ट्रैप करती हैं। और ये मेनली जो आपकी बुक ने डिस्कस की है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर आपके पास कौन से बच्चों, वाटर वेपर्स हैं। अब देखें आपकी बुक ने यहाँ पर फिनोमेना डिस्कस किया हुआ विच इज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग बच्चों है क्या, देखिए आपके पास जब इस जमीन के ऊपर इंडस्ट्रीज नहीं थी, फ्यूल इतना नहीं जलाया जाता था, तो फिजा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना उसकी मकदार बहुत कम थी और एटमोस्फेयर की ये जो लेयर है बड़ी आपके पास कह लें कि बारीक सी थी। लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि जमीन के ऊपर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ठीक है, गाड़ियां चलती हैं, हर एक चीज फ्यूल बर्न करती हैं, जिसके नतीजे में क्या निकलती हैं बच्चों, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं वो आपके एटमोस्फेयर में जाके जगह ले रही हैं, ठीक है, यानी कि ये कह लें कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर क्या हो गया बच्चों, इजाफा हो गया। अब ये इजाफा एक तरह से हमारे लिए खतरा बन रहा है। क्यों? क्योंकि अब सूरज से आने वाली जो हीट है, ठीक है, वो जमीन पर आती है, जमीन उसको जज़ब करती है, कुछ हिस्सा वापस खारिज करती है, लेकिन वो जो हिस्सा खारिज करती है उसका बहुत ही कम हिस्सा वापस खला में जाता है, ज्यादातर क्या होता है यहीं पे जज़ब हो जाता है और दोबारा से जमीन की तरफ आ जाता है, जिससे जमीन का जो टेम्परेचर है बच्चों वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो देखिए आप इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों के अंदर, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर हैज इंक्रीज। जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है बच्चों एटमोस्फेयर के अंदर वो क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में मोर हीट गेट ट्रैप्ड लीडिंग टू अ फिनोमेना
नाउन एज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास ज्यादा हीट जो है वो एटमोस्फेयर के अंदर ट्रैप हो रही है, ठीक है, और एक फिनोमिना की तरफ लेके जा रही है जिसे हम किसका नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग है बच्चों, ये हमारी जिंदगी पे बहुत ही खतरनाक असरात जो है वो मुरतब कर रही है। अब आपके सामने मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो फिगर की मदद से आपको दिखाने की कोशिश की है। जैसे पहले देखें, पहला आपके पास क्या है कि जमीन का जो टेम्परेचर है बच्चों, वो दिन ब दिन क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि हमारी आने वाली गर्मियां जो है वो शदीद से शदीद क्या होती जा रही है बच्चों, गर्म होती जा रही है। दूसरे नंबर पे आपके पास जो अंटार्कटिका की आइस है, ठीक है, या पहाड़ी इलाकों की जो बर्फ है, ठीक है, वो इस शदीद गर्मी की वजह से क्या हो रही है बच्चों, पिघलती जा रही है, ठीक है। जिससे सतह समंदर के अंदर क्या होता जा रहा है, हर साल इजाफा होता जा रहा है। उसके बाद हमारे पास एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, तूफान आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड बारिशें, हेल स्टॉर्म्स आ रहे हैं बच्चों, ठीक है। वाइल्ड फायर्स लग रही हैं, ठीक है, जंगलों में आग लग रही हैं। ये सब की सब किसकी वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, ठीक है। हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है, हीट वेव की वजह से काफी लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत नीचे जा चुका है जिसकी वजह से भी डेथ हो रही है, ठीक है। सेहत के मसले बन रहे हैं। शॉर्टेज आ रहा है किसके ऊपर, फूड के ऊपर, वाटर के ऊपर, ठीक है। ऑफ कोर्स ये अभी तो हमें इतना फील नहीं होता, लेकिन आगे चल के हमें बहुत फील होने वाला है, ठीक है। अ, तकरीबन 10 साल के अंदर अंदर जो है 1 मिलियन के करीब स्पीशीज जो है, ठीक है, उनके खत्म होने का खतरा है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। आपके पास जो समंदरों का पानी है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, गर्म हो रहा है, ठीक है। मरीन लाइफ की, या ये कह लें कि पानी की एसिडिटी बढ़ रही है, जिससे मरीन लाइफ क्या आ रही है बच्चों, खतरे में आ रही है। अच्छा, ये सारा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके नाम याद कर लें, ठीक है, कि कौन कौन से इशू हैं जो आपको ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनके सिर्फ नाम याद कर लें और आप इम्पैक्ट के अंदर जो है वो यही बात जो है वो लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कौन कौन से असरात थे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, होपफुली आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।